सतनाम जोहार सत श्री अकाल वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी के फतेह। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि ज्योतिबा फुले साहब की योगदान पर हमारी नारी अस्मिता को लेकर आज का हमारा विषय है। और इस विषय पर हम कुछ महिलाओं को भी आमंत्रित किए हैं, लेकिन अभी तक जुड़े नहीं है। सोनवानी साहब सुन पा रहे हैं? जी जी। मैं सुन रहा हूँ। मैं शुरू करता जी। हूँ। जी। आ, मानवता चैनल के हमारे सभी सम्मानी जनों को और हमारे जो प्रकाश जगदीश कुरे साहब है उन वो और बहुत से श्रोता जन हैं जो सुन रहे हैं उन सबको मेरा जो है नमस्कार, मेरा जय जोहार और सबको साहिर सतना। अभी जो है अभी जो हम महात्मा ज्योति फुले और सावित्री बाई फुले पर केंद्रित ही हम अपनी बात रखने की कोशिश करेंगे। और मैं शुरू करता हूं कि हमारा आज का जो कार्यक्रम है वो बहुत ही सारगर्भित और प्रासंगिक रहे। भारत वही देश है। मेघराज भारत जी अपनी वही आवाज को देश है। म्यूट पर रखें। मेघराज साहब। हेलो। नहीं, वो मेघराज जी अपने आवाज को म्यूट नहीं किए हैं, इसलिए उनको मैं बोल रहा था। चलिए अपनी बात रखें सर। जी। भारत वही देश है जहाँ के ऋषि मुनि, साधु महात्मा, ज्ञानी ज्ञानी, ये सभी एक समय था कि सभी ने बहुत ही गर्वोन्नत स्वर में कहा करते थे। क्या कहा करते थे? ये कहा करते थे कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। ये हमारे देश के, हमारे समाज के ऋषि मुनि बड़े ही गर्वोन्नत स्वर से कहा करते थे और भारतीय नारियों की बड़ी बहुत बड़ी बड़ी तारीफ भी करते थे। परंतु एक ऐसा समय आया, समय के विकास के साथ एक ऐसी स्थिति परिस्थिति आई कि इस देश के कवि, इस देश के साहित्यकार, इस देश के मूर्धन्य जो कवि है वो क्या कहने लगे? हाय बला तेरी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। कि एक समय था
कि हमारे देश के बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी वो जो है भारतीय महिलाओं की गुणगान गाते थे। और एक समय आया कि बड़े बड़े कवि, बड़े बड़े जो लेखक हैं, वो भारतीय नारियों की हालात और परिस्थिति पर रोने लग गए। रोने लग गए जैसे कि मैंने अभी कहा, हाय अबला तेरी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। इस हालात को देखते हुए, इस मजबूरी को देखते हुए यह कहा जाने लगा कि अबला तुम हाय हो, कमजोर हो, अशक्त हो। इस तरह की उपमा जो है भारतीय नारियों के संदर्भ में कहा जाने लगा, बोले जाने लगा। और लोग जो है महिलाओं को बिल्कुल अशक्त, असहाय और जो है कमजोर बना दिया। तो कहने का अर्थ ये है कि एक समय था कि स्त्री और पुरुष, एक समय ऐसा था कि स्त्री पुरुष के साथ साथ जो है सभी एंगल से, सभी बराबरी के साथ, सभी जो है एक साथ मिलकर वो जीवन को आगे ले चलते थे। और किसी भी प्रकार के इसमें जो है कोई पीछे, कोई आगे, कोई कमजोर, कोई निर्बल, ये नहीं होता था। ये देखने का नहीं होता, ये देखने में नहीं मिलता। परंतु धीरे धीरे आसमान होते गया, पुरुष आगे बढ़ते गया, महिलाएं पीछे हटती गई। दोनों के बीच का जो जो संतुलन है, दोनों के बीच का जो बराबरी है, ये बराबरी, ये संतुलन जो है बिल्कुल डामाडोल हो गया। बहुत ही जो है कहने का मतलब जो है असमान हो गया। हम अपने देश में, अपने समाज में हमने बराबरी को भी देखा, असमान को भी देखा। और धीरे 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 एक ऐसी स्थिति, परिस्थिति निर्मित होती गई कि हम बिल्कुल महिलाओं को एक किनारे करके, एक संकुचित दायरे में लेकर उन महिलाओं को बिल्कुल वो जो है निकम्मा बना दिया, पराश्रित बना दिया। और कहने का मतलब क्या है, संपूर्ण रूप से पुरुषों पर ही उनको आश्रित रख दिया। अब ये जो व्यथा है, ये जो परिस्थिति है, ये जो समाज का जो कहने का मतलब समाज का जो व्यवस्थाएं हैं, ये व्यवस्थाएं कई पीढ़ियों तक, कई वर्षों तक, हजारों साल तक कहा जाए कि ये यथावत चलते रहा। यथावत चलते रहा का मतलब कि जब से मैं एक जो लाइन खींचता हूं, वो लाइन है, जब से मनुस्मृति भारतीय समाज में लागू हुआ,
उसके बाद से महिलाओं के जो सर्वाधिकार है वो सर्वाधिकार जो है बंद हो गया। एक प्रकार के महिलाओं को पुरुषों ने अपने अपने आश्रय में रख लिया। किसी भी प्रकार के, चाहे घर में हो, चाहे परिवार में हो, चाहे समाज में हो, चाहे देश में हो, मतलब ये है कि महिलाओं को पूरी की पूरी तरह जो है उन्हें जो है वो परासित बना दिया गया और निकम्मा बना दिया गया। उन पर नाना प्रकार के जो है और तरह तरह के जो है विभेद करने की स्थिति ला दिया गया। विभेद करने का मतलब, विभेद से मतलब ये है कि इनमें काट छांट करने की मतलब कि अमुक चीज की सुविधा मिलेगी कि अमुक चीज की सुविधा नहीं मिलेगी। समाज के बीच जाएंगे, समाज के बीच नहीं जाएंगे, धर्म शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, धर्म शास्त्रों का अध्ययन नहीं करेंगे, और जो है सार्वजनिक कार्यक्रमों में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। इस तरह से भिन्न भिन्न अर्थों में महिलाओं के मापदंड को, महिलाओं के पैमाना को लागू कर दिया गया। महिलाओं के पैमाना को लागू कर दिया कि यदि मान लो जाए, यदि ये महिलाएं यदि जो है वो घर में हैं, घर के बाहर हैं और कहीं अन्यत्र क्षेत्र में है, कार्य में है, तो उनके लिए बिल्कुल जो है वो पूर्ण रूप से बंदिश ही लगा दिया गया। बंदिश लगा देने के कारण क्या है कि एक सीधे सीधे मैं ये कहूं कि पुरुष वर्ग के बनिस्बत महिला वर्ग का जो विकास है, महिला वर्ग का जो तरक्की है, महिला वर्ग का जो सुविधाएं हैं, वो पूरे के पूरे जो है समाप्त हो गया, रुक गया। और कहने का मतलब ये है कि एक प्रकार के भारतीय समाज का एकांगी विकास, एक तरफा विकास, कहने का मतलब महिलाओं के बजाय बल्कि पुरुषों का ही विकास होता गया, पुरुषों का ही विकास होता गया। मैं मानता हूं कि कुछ आगे बढ़कर, जैसे तो नौनी साहब आपकी आवाज म्यूट हो गई है। हेलो जी। जी, हाँ। तो जैसे राजपूत का, हेलो, हाँ जी, बात रखें, अपनी बात हाँ जी, रखें सर। हाँ। जी जी, तो ऐसे ही हम ये मध्यकाल में जब हम आते हैं, राजपूत काल में आते हैं, तो उस काल में, राजपूत काल में और विचित्र विचित्र बातें, विचित्र विचित्र विशेषताएं, विचित्र विचित्र जो जो है वो महिलाओं के जो मापदंड है, महिलाओं के जो उनके मूल्यांकन है, ये सारे मूल्यांकन में ये भिन्नता आती गई। उस समय जब हम राजपूत काल की हम राजपूत काल के संदर्भ में, राजपूत काल की सांस्कृतिक विशेषता के बारे में, राजपूत काल की बात में हम अभी चर्चा करें तो एक बहुत ही विचित्र विचित्र प्रकार की जानकारी मिलती है।
उसमें क्या है, जौहर प्रथा, सती प्रथा, और जो है और जौहर प्रथा, सती प्रथा के अलावा जो है वो कहने का मतलब ये है कि महिलाओं को महिलाओं को जो है वो महिलाओं को जो है वो नाना प्रकार के और जो कष्ट है वो कष्ट भी देना शुरू कर दिया गया। अभी जैसे कि राजपूत काल के अंतर्गत हम देखें तो जो है महिलाओं को उनके घर परिवार के लोगों के बीच में जो है उनको सती प्रथा करने के लिए, जौहर प्रथा करने के लिए या अन्य प्रकार के कष्ट देने के लिए जो है उनको जो है अपने वो अपने स्तर में उसको जो है डिसाइड करके रखते थे। तो ये बातें जो है थोड़ी सी आ रही है। अब देखते हैं कि जब हम आगे बढ़ते हैं, राजपूत काल को देखिए, चाहे राजपूत काल के बाद मुगल काल को देखिए, तो जब आधुनिक युग का पदार्पण होता है, आधुनिक युग आता है, तब आधुनिक युग में जो है महात्मा ज्योति फुले ने, सावित्री बाई फुले ने ये हमारे धर्म और समाज और परंपरा के अंतर्गत के बहुत सी बातें को उन्होंने नकारना शुरू किया। नकारना कैसे शुरू किया? महात्मा ज्योति फुले ने, सावित्री बाई फुले ने, उन्होंने नारी अस्मिता को, इस देश की नारी अस्मिता को, इस भारतीय समाज की नारी अस्मिता को भारत की गौरव माना कर महिलाओं की सुख सुविधा और अधिकार की बात को, महिलाओं के जो उनके शिक्षा, अधिकार और स्वतंत्र की बात है, ये सारे बात को महात्मा ज्योति फुले ने अपने दायरे का मतलब क्या है, अपने अधिकार के अंतर्गत, या कहिएगा ये अपने प्रचार प्रसार में उन्हें रखा। महात्मा ज्योति फुले ने कि उन्होंने जब देखा चारों तरफ देखा का अंधकार ही अंधकार देखा। अंधकार किस मामले में? कि महिलाओं के उनके अधिकार की बात, उनकी शिक्षा की बात, और उनके जो है एक सामान्य रूप से पुरुषों की भांति महिलाओं के भी जो है अधिकार है वो नहीं मिलने के कारण से क्या है कि वो लोग बहुत ही एक प्रकार का नयापन का जो ये दिया था कि महिलाओं को जो है वो बंदिश प्रतिबंध लगाने के कारण। तो उन्होंने अपने शिक्षा के माध्यम से अपने अधिकार के माध्यम से उन्होंने स्त्रियों को पढ़ाने लिखाने और स्कूल जाने का भेजने का काम, पढ़ाने लिखाने का काम किया। और काम करके क्या है कि स्त्रियों को नारी सम्मान की बात को, नारी अस्मिता की बात को उन्होंने सार्वजनिक रूप से किया। और सार्वजनिक रूप से करके उन्होंने नारी वर्ग को जो है पढ़ने लिखने के मामले में उन्होंने बहुत ही सराहनीय कदम उठाया, बहुत बड़ा कदम उठाया। और इसके अंतर्गत क्या है कि जो महिलाएं हैं वो महिलाएं उन्होंने भी
जो कमजोर थे, अशक्त थे, और किसी कारण से वो बंधे हुए थे, उन्होंने भी उसका उल्लंघन, उनको कहने का मतलब उसका विरोध किया, और विरोध करके उन्होंने अन्य महिलाओं की भांति वो पढ़ने लिखने के लिए जी वो बराबरी का जो हक दिया। तो इस तरह से उन्होंने जी जी, महात्मा सोमानी ज्योति ने। सोमानी साहब हमारे बीच में और भी मेहमान आ चुके हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। राजेंद्र बंजारे साहब आ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत। कामनी पुराना जी जी भी आ गई हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। अनिल भटपारी हाँ, साहब भी जुड़ चुके हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। अब मैं जी और भी मेहमानों का ध्यान रखते हुए थोड़ा सा टाइम लिमिट के आधार पे सभी के लिए टाइम मैनेजमेंट करना है मुझे, तो मैं सोनवानी साहब का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने आपने काफी अ, भूमिका के तौर पे आज नारी अस्मिता की जो ज्योतिबा फुले साहब की योगदान है, उनमें उनकी बहुत ही महती भूमिका रही है इस भारत के भूमि पर, नारी शिक्षा को लेकर, चाहे उनको जागरूक करने को लेकर। तो इस विषय पर मैं, हमारे मेहमान आ, आ चुके हैं और भी जुड़ चुके हैं, उनको भी समय देना है। तो मैं, कामिनी पुराना जी कवित्री हैं, मैं सुन पा रही हैं तो वो स्क्रीन पे आए, क्योंकि एक आ, नारी अस्मिता, महिला, उनके संदर्भ में जो आज का विषय जो चल रहा है, इस पर अपनी कविता के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से आज के इस पटल पर अपनी बात रख सकती हैं। कामिनी पुराना जी हमें सुन पा रही हैं तो? हेलो। मुझे लगता है कि उनका आ, जुड़ाव थोड़ी देर में हो जाएगा हमसे। मैं भट्टपारी साहब को ले लेता हूँ आज के इस विषय पर। भट्टपारी साहब, बहुत बहुत स्वागत है। नारी अस्मिता एक बहुत बड़ा विषय है। आज की परिस्थिति में आप देखते होंगे कि नारियों के ऊपर में, महिलाओं के ऊपर में क्या क्या गुजर रही है। अभी आपने देखा होगा कि कोलकाता में एक एमबीबीएस डॉक्टर महिला के ऊपर में, उस बेटी के ऊपर में क्या गुजरा है। तो आज के परिप्रेक्ष्य में अगर संदर्भ में देखें तो ये बहुत बड़ा विषय है। तो मैं चाहूंगा कि इस विषय पर अपनी बात रखेंगे अनिल भट्टपारी साहब। अपनी आवाज को म्यूट करें सर। भट्टपारी साहब आवाज खोलें, अपनी आवाज हेलो। को म्यूट करें। जी हाँ जी, आ रही है आवाज हमारी। नमस्कार। जी जी जय जी, समय का सतनाम। ध्यान रखते हुए बात रखेंगे सर जी। जी जी जी, बहुत ही महत्वपूर्ण परिचर्चा है। और अभी हम हमारे अग्रज सीनियर डॉक्टर आई आर सोनवानी जी से सुन रहे थे कि भारत में नारियों की जो दशा है, स्थितियां हैं, कमोबेश क्या है, और उनकी विकास क्रम को भी हम सुन रहे थे। और स्वाभाविक है, जब कोई परिचर्चा होती है तो उनका ऐतिहासिक पक्ष भी देखा जाता है। शुरुआत या प्रारब्ध कैसा है, और वर्तमान में क्या होगा, या वर्तमान में क्या चल रहा है और फ्यूचर में क्या होगा, इन तीनों का एक तरह से विचार की जाती है। हमारे पास ज्ञात सूत्रों से अभी पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में एक नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई, और नर्तकी जो वेशभूषा धारण की है, या उनका जो मुद्रा दिखाया गया है, वो अपने आप में एक सिंबल है कि स्त्री उस जमाने में बहुत ही आजाद रहे होंगे, बहुत ही स्वतंत्र रहे होंगे, और मेरे ख्याल से पुरुषों के समकक्ष रही होगी। तभी इतना उन्नत सभ्यता, किसी भी सभ्यता का पैमाना स्त्री और पुरुष के समकक्षता को लेकर के बनाई जाती है। अभी यूरोप इसलिए अच्छा है कि वहां लिंग भेद नहीं। वहां यूरोप में स्त्री पुरुष के ऊपर ज्यादा भेदभाव नहीं है जितना भारत। तो भारत की स्थिति तो अभी ग्रामीण अवस्था है। अभी तो कृषि, और कहीं कहीं सुदूर जंगलों में जाए तो वहां कृषि भी नहीं है। बस्तर के अबूझमाड़ में कृषि ही नहीं। तो हमारी देश तो ऐसा है कि आज भी हम बर्बर आदिम अवस्था को जी रहे हैं, और सैटेलाइट के युग को भी जी रहे हैं। हम सैटेलाइट भेज रहे हैं, और दूसरे तरफ बस्तर जैसे अबूझमाड़ है जहां आज भी झूम खेती हो रही। तो उस नर्तकी की प्रतिमा अपने आप में साबित करती है कि वो उन्नत सभ्यता थे। वहां एक स्नानागार था, और स्नानागार में महिलाओं पे भी वस्त्र बदलने के घाट थे, पुरुषों पे भी घाट है।
उन्हीं के कॉन्सेप्ट से छत्तीसगढ़ में निर्मला घाट भी आया। तो वो घाट में महिलाएं नहाती थी, पुरुष नहाते थे। उस तालाब में इत्र या सुगंधित द्रव्य या फूल फेंक दिए जाते थे और जल क्रीड़ा होती थी। ये जो वर्णन है या इस तरह की जो परिकल्पनाएं हैं, सोच लो 4000 साल पहले कितनी स्वतंत्र और आजाद रहे। हमारी और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें हमको स्त्री की स्वतंत्रता का पता चलता है। इस स्त्री लोग मंत्र दृष्टा भी थे। ऋग्वेद में ही लोपा, गार्गी, मुद्रा, इस तरह के कई नाम आते हैं। बुद्ध काल में देखे तो भिक्षुणी संघ थी। तुरतुरिया नाम का एक जगह है जो भिक्षुणियों की केंद्र थी, और वहां भी तुरतुरिया सिरपुर के पास लगा हुआ, मेरे गांव के पास लगा हुआ है। हम लोग जाते हैं, देखते हैं। वहां बौद्ध साध्वी, बौद्ध भिक्षुणियों की स्थल थी, साधनाएं करती थी। तो संघ में भी शामिल था, बुद्ध के संघ में भी महिलाएं शामिल थी। वो विदुषी थी, वो संचालन करती थी। और दक्षिण भारत में कई ऐसे है जहाँ कन्याओं का, महिलाओं का राज और कन्या प्रधान है, महिला प्रधान समाज का है, सोसाइटी का है। तो लेकिन फिर भी भारत में महिलाओं के प्रति दोयाम दर्जा। और हमारे पुराणों ने, हमारे महाकाव्यों ने स्त्रियों की दशा को नारकी करके रख दिया है। हमारा आप देखो, जिसके हम आदर्श और गुणगान करते हैं, तो कहीं देखें कि सीता का कैरेक्टर क्या है, द्रौपदी जी क्या है। 5 पति के ऊपर वो है, और जैसा भी है, लेकिन हमने उसको देवी बना के रख दिया। दूसरी तरफ सीता गर्भिणी अवस्था में है, लोक मर्यादा के कारण उनकी परित्याग कर दी जाती है एक महानायक के द्वारा, जो देवता है हमारे लिए आराध्य है, और उनका अनुसरण समाज करता है। देवता और आराध्य वो काम कर रहे हैं तो उनके भक्त तो करेंगे। तो स्त्रियों के ऊपर जुल्म का दास्तान महाकाव्यों में है, लेकिन दुर्भाग्य है कि हम उसको बड़ा आदर्श बना के चलते हैं। यत्र नार्यस्तु रमन्ते तत्र देवता हमने श्लोक बना के रखा है पूजा करने के लिए, लेकिन हकीकत में वो कभी धरातल में आया नहीं। स्त्री की पूजा आज देखो कितनी हालात है। ये यूरोप में आप जाइए, हम पानी पी पी गाली देते हैं यूरोप को कि विदेशी कल्चर, वाहियात कल्चर, ये है वो है, हम उनके आलोचना करते हैं। लेकिन उस यूरोप में शिफ्ट वाइज काम होता है। 2 बजे लड़की काम करती है सेंटर में, ऑफिस में, सार्वजनिक जगहों पे, और अपने घर सुरक्षित लौटती है। हम भारतीय 6 बजे के बाद लड़कियों को बाहर जाने नहीं देते। कौन सी कल्चर में जी रहे हैं, कौन सी मानसिकता में हम हैं। हमें ये भय बना रहता है कि बाहर भेड़िए घूम रहे हैं, नोच खाएंगे। लेकिन ये हालात किसने पैदा किए? हमारे सिस्टम ने, जिसके ऊपर हम महिमा गान करते हैं, जो आराध्य है, जिस आदर्श को हम जीने की कोशिश करते हैं, कहीं उन्हीं वही चीज तो है जो सोसाइटी में आता है। और डॉक्टर अंबेडकर कितने दुखी रहे महिलाओं की इस हालात को, उनकी दयनीयता को देखकर, कि उनको संपत्ति के अधिकार भी नहीं दी गई। भ्रूण हत्याएं आज भी होती है, दहेज के ऊपर अमानवीय अत्याचार आज भी हो रहे हैं। लेकिन यही डॉक्टर अंबेडकर थे जो हिंदू कोड बिल लाया और महिलाओं को समानता की अधिकार दी। और उन्होंने कहा, लेकिन उनकी बातें मानी नहीं गई तत्कालीन समय में, और फलस्वरूप डॉक्टर अंबेडकर रिजाइन कर दिए। कितने कितने उच्च धरातल में पहुंचा हुआ वो महामानव, कि वो जहां शोषण और जुल्म होता है, केवल दलितों के ही नहीं, केवल शेड्यूल कास्ट वर्गों का नहीं, शेड्यूल कास्ट वर्गों का शोषण से वास्ता नहीं था, उनका वास्ता था कंप्लीट सोसाइटी में जिनका शोषण हो रहा है उन शोषण को बचाना। तो महिलाओं का शोषण, पूरी आधी आबादी का शोषण हो रहा था, उस शोषण को बचाने के लिए उन्होंने हिंदू कोड बिल लाया। साइन नहीं की गई, बिल पास नहीं हुआ, फलतः उन्होंने रिजाइन दिया। तो ये एक बड़ा आदर्श, कोई कलेजा वाला आदमी चाहिए ऐसा करने। तो ये हमारे चीजें हैं जिनके द्वारा हम सदैव स्त्री को सामने रख करके, चूंकि जीवन एक गाड़ी है और उनकी 2 पहिए, और दोनों को बराबर करना है तो दोनों के ऊपर एक ट्रस्ट करना पड़ेगा। हमारा शास्त्र भरा पड़ा है, पान को नहीं फेरने से पान सड़ जाएगा, घोड़े को नहीं चलाने से घोड़े चलना भूल जाएंगे, और स्त्री को डांटने नहीं से, उनको कंट्रोल नहीं से स्त्री बिगड़ जाएगी। वाह, कैसे वाहियात किस्म के श्लोक गढ़े हैं, कैसे आदर्श रचे गए हैं। और ये हमें स्त्री को सदैव शोषण करने के लिए उकसाता है। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी, मतलब ढोल गंवार शूद्र हमेशा
ताड़ना देने के लिए बना हुआ है, मारने पीटने के लिए बना हुआ है, और हम उसको ब्रह्म वाक्य मान लिए, सोने के फ्रेम में गढ़ दिए और आदर्श की नारा लगा करके ये खेल खेल रहे हैं। तो ये देश इतनी एजुकेशन के बाद, इतनी शिक्षा के बाद, इतनी अकूत संपदा के बाद, और ग्रामीण महिलाएं को आप देखेंगे कृषि में से लेकर हर चीज में उनका अभूतपूर्व योगदान है। महिलाएं 4 बजे सो के उठती, बर्तन मांजती है, आंगन साफ करती है, चूल्हा बुहारती है, खाना बनाती है, और सबको खिला के उसी पुरुष के साथ खेत चले जाते हैं काम करने। काम करके लौटती है, पुरुष तो गांजा दारू मगन हो जाते हैं या चौरा में बैठ के गप मार रहे हैं, लेकिन उस बेचारी का काम खत्म नहीं होता, आके फिर खाना बनाती है, सबको खिलाती पिलाती है, बची रूखी सूखी रोटी खा लेती है, कम पड़ता है तो पानी पी के सो जाती है। तो ये स्त्रियों की इस दारुण दशा, स्त्रियों की इस प्रदेय को हमने आज तक मूल्यांकन नहीं किया ठीक से। वो तो शुक्र है कि श्रमिक वर्ग जो है कम से कम स्त्री पुरुष बराबर चलते हैं, लेकिन इलिट वर्ग है, जो अभिजात्य वर्ग है, वो तो बिल्कुल पैर की जूती की तरह मानते हैं आज भी। उनके उनके यहाँ वही आदर्श है। श्रमिकों कंधे से कंधा मिलाने की बात, विधवा विवाह की बात, या उन स्त्री की मान रखने की बात अगर कहीं है तो हमारे सतनाम पंथ में कितनी सुंदर बातें हैं। गुरु घासीदास जी 17वीं शताब्दी में पहला व्यक्ति था जो अपने अपने पुत्र का विवाह एक बाल विधवा से, राधा माता से कराती, और ये प्रण देती है कि जो भी होगा वंशज, इन्हीं के वंशज जो आएंगे वही हमारे उत्तराधिकारी, और उत्तराधिकारी बनता भी है। देख, शाहब दास के जगह आगर दास बने, आगर दास के पुत्र लोग आज गुरु परंपरा वंश परंपरा में है, तो वो राधा माता के ही से ही आया हुआ है। और राधा माता कौन है? एक चितारी कन्या, सिलवट कन्या, जो राजस्थान से आई हुई थी, बाल विधवा रही है। तो कुल मिला करके हमें समानता की बातें वहां की है। हमारे सतनाम पंथ में इतनी समानता की बात है कि हमें पता नहीं कि पेट के गर्भ में कौन, गर्भ में जिस दिन बच्चा आ जाता है उसी दिन वो बराबर हो जाता है। आप पंगत में बैठे हुए लोगों से जब खाना परोसते हैं तो देखेंगे मालपुआ परोस रहे हैं, बड़ा परोस रहे हैं। पंगत दो अर्थ के होते हैं, या तो मृत्यु भोज में भी हो रहा है, मृत्यु भोज में बहुत ज्यादा इनको अपनाना नहीं चाहिए, स्वेच्छा करना चाहिए, इनकी हम आलोचना करते हैं। लेकिन शादी में हो रहा है या गृह प्रवेश में अगर भोजन कराया जा रहा है खुशी खुशी, तो उसमें जो व्यंजन बनते हैं वो व्यंजन को गर्भवती माता के गर्भ में कौन सा बच्चा पल रहा है, वो महिला है या पुरुष है, ये नहीं देखा जाता, और उनके हक के बराबर का हिस्सा अलग से निकाल दी जाती है। तो सतनाम पंथ तो ये है, एक धुआं के मारे भी मरैया है। एक देखो हमारा बाबा जी की अमृतवाणी है कि अगर 2-3 माह का बच्चा पेट में सचर गया है, आ गया है, तो वह भी एक मनुष्य के बराबर है, इसलिए उनका राइट्स बन जाता है, हक बन जाता है। तो सतनाम पंथ में कितनी आदर्श की बात है, और उसको हम व्यवहार में भी लाते। दूसरे जगह आदर्श है, व्यवहार में कभी नहीं लाया है जी ना। और जी कितने जी ये हमारे संतों गुरुओं ने, चाहे नानक ने, चाहे रविदास ने, चाहे गुरु जी घासीदास जी, चाहे तमाम जितने भी हमारे संत गुरु हैं, उनको मालूम है कि घर दो लोगों से चलता है और दोनों महत्वपूर्ण है, इसलिए दोनों महत्वपूर्ण होने के कारण दोनों को महत्व दी गई। लेकिन जो अभिजात्य है, जो कुलीन है, जो विरासत में संपदा पाया हुआ है, जो राज रजवाड़ा है, वहां तो राजा के 5-5 10-10 स्त्रियां हैं। वहां तो स्त्री स्त्री ना होके वस्तु हो गया है। और यहाँ तो श्रमिक क्लास वर्ग व्यक्ति है, वो तो अपना खुद का परिवार या पेट नहीं चला पाता, उनको चलाने के लिए महिला की जरूरत पड़ती है, इसलिए वो शादी करता है, विधवा खत्म हो जाती है तो दूसरा चूड़ी पहना लेते हैं, और फिर दोनों मिलकर मेहनत करके अपने परिवार को चलाते हैं। यहाँ तो बहु विवाह की प्रथा नहीं है। हाँ, इन वर्गों में भी कुछ सामंत और गोटिया आ गए थे जो उनके नकल करके बहु विवाह को किए। लेकिन हमारे यहाँ एक चीज है, अगर मान ले जाए स्त्री के सम्मान और प्रतिष्ठा के विपरीत आचरण करते हैं, शराब पी के प्रताड़ना जी कर रहे हैं, बहुत जुल्म कर रहे हैं, तो स्त्री को यह स्वतंत्रता है कि उनके साथ परित्याग कर दे, उनको छोड़ दे, दूसरी जगह जी वो चूड़ी पहन सकती है। और पुरुष भी, अगर महिला उनके व्यवहार के अनुकूल नहीं है तो उनको रखने के लिए बाध्य नहीं है, वो भी उनको संबंध विच्छेद करके दूसरा ला सकते हैं। तो ये एक जी अपने बिल्कुल सी एक आजादी है, एक स्वतंत्रता है। और इस जी जी स्वतंत्रता युक्त ये स्वस्थ समाज, जहां भी मन में कहीं मैल आ जाता है, कहीं खटा पीटा हो जाता है,
तो परस्पर रिश्ते नाते मिल के उनकी खटास दूर करते हैं। और इसके बावजूद भी खटास दूर करना मुश्किल है तो उसको ढोते नहीं, बल्कि अलग हो जाते हैं और अलग होकर के जी जीवन यापन करते हैं। लेकिन हिंदू एक्ट में एक पत्नी होना चाहिए, ये संशोधन हुआ, कानून हुआ, और तब से वह प्रथा आना शुरू हुआ। आजादी के पहले ऐसा नहीं था। आजादी के पहले बहुत व्यवहारिक समाज थे, बहुत अच्छे ढंग जी से लोग रहते थे, तलाक, जुल्म, अन्याय बहुत कम होते थे। कम से कम सतनामी समाज में ऐसा नहीं होता था जैसे अदर समाज में जुल्म और अन्याय, जी जी है ना। अब तो धीरे जी धीरे जो अन्याय की पराकाष्ठा बढ़ती जा रही है, जो जो एजुकेशन होते जा रहा है, जो जो एजुकेशन के साथ साथ हमें अधिकार बोध होता है, हम संपत्ति रखना शुरू करते हैं। और जब संपत्ति करना शुरू करते हैं तो हमें सामंत मनोवृत्ति आता है, लालच आने लग जाता है, और लालच ही सारे जुल्मों की जननी। और इस तरह से जी हम अब इसके ऊपर शोषण कर रहे हैं, जुल्म कर रहे जी हैं, और तमाम तरह की अपराध जो है वो बढ़ती जा रही है। तो जी, बहरहाल बहुत आज शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अनिल पटवारी साहब। मैं और भी हमारे मेहमान हैं, मैं उनको भी ले लेता हूँ, उसके बाद में बिल्कुल फिर हम बिल्कुल आपको पास लौटेंगे। बिल्कुल, ये तो बहुत शुक्रिया। ऐसा, ये आधी दुनिया आधी आबादी का विषय है, और चंद एक आध दो एपिसोड में खत्म होने वाला चीज नहीं है। जी जी और जी, आप लोग मुझको नहीं, मौका दिए इसलिए धन्यवाद। इस पर विस्तार से हम लोग आने एपिसोड वाले कर सकते समय हैं में फिर। इसको विस्तार पूर्वक और चर्चा कर सकते हैं। धन्यवाद। जी, बहुत शुक्रिया। राजन बंजारे साहब को लेने से पहले, मैं, हमारे बीच में एक महिला है जो कवित्री है, कामिनी पुराना जी, हमें सुन पा रहे हैं तो स्क्रीन पे आ जाए भाभी जी। सतनाम। जी, जय जय जी, सतनाम बहुत बहुत स्वागत है। आज के जी इस सर। महत्वपूर्ण विषय पर महिलाओं को हमने काफी आमंत्रित किया था, लेकिन एक ही महिला हमारे बीच में आई है। बहुत 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 स्वागत फिर भी। और इस जी विषय पर, आज के एक महत्व विषय पर बातें हो रही है, जो 18वीं सदी में ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले, जो इस भारत की भूमि पर जो समरसता और समानता का अधिकार देने वाले ऐसे महान पुरुषों ने जो नारी अस्मिता को आगे बढ़ाया, उस पर आज चर्चा हो रही है। तो मैं चाहूंगा कामिनी पुराने जी इस विषय पर अपनी बात रखेंगे। थोड़ा सा समय का ध्यान रखते हुए बात रखेंगे। 9:18 हो चुका है, तो मैं चाहूंगा कि इस विषय पर अपनी बात रखें। जी जी, जय सतनाम सर। मानवता चैनल पर जुड़े हुए श्रोताओं, दर्शकों, आयोजक मंडल, पटल पर उपस्थित संत भाइयों एवं बहनों को सादर नमन, जय सतनाम। मैं श्रीमती कामिनी पुरेना, भिलाई नगर, छत्तीसगढ़ से। आज का विषय है नारी अस्मिता। उस पर चर्चा करने से पहले मैं सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिराव फुले को प्रणाम करते हुए दो लाइन कहना चाहूंगी कि नारी अस्मिता की आवाज उठाकर, नारी अस्मिता की आवाज उठाकर बन गई नारियों की शान, नारी अस्मिता की आवाज उठाकर बन गई नारियों की शान। हमारे सम्मान की लड़ाई लड़, हमारे सम्मान की लड़ाई लड़ बन गई हमारे लिए वरदान, हमारे सम्मान की लड़ाई लड़ बन गई हमारे लिए वरदान। हमें पढ़ने लिखने का अधिकार दिलाकर, हमें पढ़ने लिखने का अधिकार दिलाकर बढ़ा दिया हमारा मान है, हमें पढ़ने लिखने का अधिकार दिलाकर बढ़ा दिया हमारा मान है। हमें सम्मान दिलाने वाले, हमें सम्मान दिलाने वाले महात्मा ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, आपको बारंबार प्रणाम है, आपको बारंबार प्रणाम है। उनका विचार था तुम्हें अपने डर से लड़ना होगा। वो नारियों को कहती थी कि तुम्हें अपने डर से लड़ना होगा, हौसले के साथ आगे बढ़ना होगा, तुम्हें अपने डर से लड़ना होगा, हौसलों के साथ आगे बढ़ना होगा। सम्मान सौगात में नहीं मिलती, तुम्हें अपने डर से लड़ना होगा, हौसलों के साथ आगे बढ़ना होगा, सम्मान सौगात में नहीं मिलती, इसे पाने के लिए संघर्ष करना होगा, इसे पाने के लिए संघर्ष करना होगा। शिक्षित बनो, संगठित रहो, शिक्षित बनो, संगठित रहो, खुद पर करो विश्वास, शिक्षित बनो, संगठित रहो, खुद पर करो विश्वास। आने वाली पीढ़ी को सही शिक्षा देने का, आने वाली पीढ़ी को सही शिक्षा देने का हरदम करो तुम यही प्रयास, हरदम करो यही प्रयास। तो हमारी ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले महात्मा दोनों ने नारियों की अस्मिता को लिए सबसे पहले प्रश्न उठाया, और उन्होंने देखा कि नारियों के साथ ऐसा अत्याचार हो रहा है, नारियों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं दिया जा रहा है, उनको पुरुषों के समान सम्मान नहीं दिया जा रहा है। तो उस पर उन्होंने देखा और अपने संघर्ष के साथ पहला शिक्षिका बनकर अपने कार्य को सुचारू रूप से कार्य किया।
नारी अस्मिता का प्रश्न वर्तमान चिंतन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। स्त्री को आधी आबादी की संज्ञा दे दिए जाने के बावजूद भी उनके अधिकार वास्तव में उनकी समानता को छू नहीं पाए हैं। स्त्री की अस्मिता और उसके मानवीय अधिकार समाज में उन्हें मनुष्य की अवधारणा के रूप में स्थापित करते हैं, लेकिन समाज में रूढ़ समस्याओं एवं स्त्री की दोयम दर्जे की स्थिति के कारण स्त्री को आज भी मनुष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता। अलग अलग भूमिकाओं के लिए तैयार किया जाता है। औरत की मौजूदा अधीनता अपरिवर्तनीय जैविक असमानताओं से नहीं पैदा होती, बल्कि यह ऐसे सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य विचारधाराओं और संस्थाओं की देन है जो महिलाओं की वैचारिक तथा भौतिक अधीनता को सुनिश्चित करती है। स्त्रियों की अपनी अस्मिता के लिए संघर्ष उतना ही पुराना है जितनी पुरानी पितृसत्तात्मक व्यवस्था है। पितृसत्तात्मक स्त्रियों और पुरुषों को अधीन रखने के लिए तमाम तरीके के बंधनों की जकड़ देने का नाम है। तो स्त्री अस्मिता बंधनों से मुक्त होने के लिए विद्रोह करने और स्त्री पुरुष की समानता का संघर्ष करने का नाम है। स्त्रियों ने कभी कुप्रथाओं और रूढ़ियों से मुक्ति के लिए संघर्ष किया है, तो कभी राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम की सहगामी की भूमिका भी निभाई है। आशा रानी ने इस संदर्भ में लिखा है कि हमारे यहाँ मुक्ति का अर्थ पश्चिम के अर्थ के पुरुषों की सत्ता से मुक्ति कभी नहीं रहा है। राज्य व देश की स्वतंत्रता का प्रश्न जब जब सामने आया है, पुरुषों की अनुपस्थिति में स्वयं सिर पर जिम्मेदारी से शत्रुओं को ललकारने और महिलाओं के पीछे नहीं हटी। इस तरह स्त्रियों का अपनी अस्मिता के लिए संघर्ष कभी का जागरण का पर्याय रहा है, तो कभी प्रगति और विद्रोह का बिगुल बजाने वाला मंत्र। आज हम देख रहे हैं कि अनेक सामाजिक राजनीतिक संगठन स्त्रियों की अस्मिता और अनछुए पहलुओं को उठा रहे हैं, उन पर प्रश्न कर रहे हैं और उनको समानता का अधिकार देने का अधिकार दे रहे हैं और पुरुषों के समान बंधन नए सिरे से परिभाषित होने लगे हैं। अर्थात आज जो है स्त्रियों की जो पहली जो सिचुएशन था, पहले उनको अधिकार नहीं दिया जाता था, समान नहीं माना जाता था, उनको लिंग भेद के अनुसार पर उनके पाबंदियां, उनके साथ कैसे रहना है, उनके पुरुषों की कैसे नियम के साथ उनको घर में रहना है, ऐसे उनको पाबंदी दिया जाता था। पर आज इसका परिभाषा बदल गया है। आज नारियां जो है कदम से कदम मिलाकर पुरुषों के साथ, चाहे देश के लिए, चाहे कहीं भी किसी, चाहे समाज के लिए हो, चाहे घर में हो, हर कदम से कदम मिलाकर देश के लिए कार्य कर रही है, समाज के लिए कार्य कर रही है, घर के लिए भी कार्य कर रही है। पर कहीं ना कहीं हमको कहीं ना कहीं दर्जा को देने की स्थिति में कहीं ऐसे कुछ लोग हैं जो इसको कम कर देते हैं, नारियों के सम्मान में कहीं ना कहीं धब्बा लगा देते हैं। कुछ लोगों की वजह से आज पुरुष प्रधान समाज को भी हे दृष्टि से भी देखा जाता है। जैसे हमारे बहने डॉक्टर के साथ ऐसा किया गया, तो ऐसा जो है किया जाता है, तो वहीं पे हमारा विचार, हमारा सोच जो है बदल जाता है कि आज भी नारियों को उसी दृष्टि से देखा जाता है क्या। ऐसा सोचकर जो है महिलाएं जो है अपने आप को पीछे समझ जाती हैं। पर आज महिलाएं जो है कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। मैं उनके साथ हुए अत्याचार के लिए 2 लाइन कहना चाहूंगी अपनी बहनों को कि नारी हो तो नारी शक्ति का आगाज होना चाहिए, नारी हो तो नारी शक्ति का आगाज होना चाहिए। बहुत हो गए अनाचार की घटना, नारी हो तो नारी शक्ति का आगाज होना चाहिए। बहुत हो गए अनाचार की घटना, इसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए, इसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। हम नारी हैं, हम नारी, हम नहीं डरने वाले। हम नारी हैं, हम नारी, हम नहीं डरने वाले। जब विपदा बेटियों पर आए तो हम चुप नहीं बैठने वाले। जब विपदा बेटियों पर आए तो हम चुप नहीं बैठने वाले। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाह रही हूँ सर। और आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद जो नारियों को सम्मान के लिए, उनकी विचारधाराओं को आप लोग ये दे रहे हैं, प्राथमिकता दे रहे हैं और आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं। थैंक यू सर। जी, बहुत शुक्रिया कामिनी खुराना जी, आपने कविता के माध्यम से आज की महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बातें बहुत सुंदर रूप से रखी हैं। प्रश्न तो अनेक हैं पर पूछना है मात्र एक, कहाँ है नारी की अस्मिता, उनकी आन बान शान, क्यों भोग्या बनकर रह गई है उसकी पहचान। मैं राजेंद्र बंजारे साहब को आमंत्रित करता हूँ इस विषय पर अपनी बात रखें।
जी सर। वाहेगुरु सतनाम, वाहेगुरु जी खालसा, वाहेगुरु जी फतेह। वॉइस ऑफ मानवता चैनल के माध्यम से भारत में ही नहीं, विदेशों में भी हमारे जो साथी रहकर अपनी संस्कृति को, जो कि वो संस्कृति हमारे हाथों से छीन करके दूसरी संस्कृति में चली गई, और उस संस्कृति को जागरूक कर चेतावनी के माध्यम से जागृत करने का काम आज हमारे भारत में भी हो रहा है। तो इस कड़ी में वॉइस ऑफ मानवता चैनल के मेघराज जी साहब और जगदीश कुर्रे जी और यहाँ हमारे अन्य साथी जो भाग लेकर के हम उनके बारे में चिंतन करते हैं, और चिंतन करके उसको हमारे जीवन में भी अमल जब तक नहीं करेंगे तब तक हम इन महापुरुषों के जो प्राचीन इतिहास है उसको हम दूर नहीं कर पाएंगे। हमें इन के जो भी इतिहास है वो पूरे काल्पनिक है, और काल्पनिक होने के कारण खास करके महिलाओं के साथ ज्यादती हुआ है। वो जानते थे अगर ये पढ़ लिख जाएगी तो इनका विकास हो जाएगा, और विकास होकर के आगे बढ़ जाएगा। तो आज का हमारा जो शब्द है अर्थात उद्देश्य है नारी अस्मिता, यानी नारी स्वतंत्रता, किसी और के अधीन ना होना, नारी स्वाधीनता बने रहे, समाज में उनका सकारात्मक बदलाव के लिए नारी पुरुष साथ साथ चले, तब उनकी भेदभाव से दूर हो सकता है। खास करके पृथ्वी सत्ता अगर स्त्रियों और पुरुष के अधीन रखने के लिए तमाम तरह के बंधनों में जकड़ देने का नाम है, तो स्त्री आत्मसत्ता उन बंधन से मुक्त होने के लिए विद्रोह करने और स्त्री पुरुष की समानता के लिए संघर्ष करने का नाम है। जैसे हम सब जानते हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हिंदू कोड बिल जो जानकारी दिया था वो नारी अस्मिता की बात थी। उनके पिता की संपत्ति में भागीदारी, हमारा देश पूर्व प्रधान होने के कारण उनको एक तरह से देखा जाए पुरुष प्रधान होने के नाते अशिक्षित रखते थे, ताकि उसकी संपत्ति में हक अधिकार ना ले पाए और अपना हक अधिकार से वह वांछित रहे। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस समाज की व्यवस्था को भली भांति से जाना, समझा और समझ करके समय समय पर संविधान में तो लिख दिया, और अपने मंत्रित्व काल में भी अपनी बातों को जानकारी देकर संसद में अपनी बात को रखते रहे। भारत में महिला आंदोलन महिलाओं के समान राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अधिकारों और अवसरों का परिभाषित करना, स्थापित करने और उनकी रक्षा के लिए समय समय पर समर्पित आंदोलन समाज में महिलाओं की स्थिति बहुत लंबे समय से पुरुषों से कम रही है। महिलाओं पर हिंसा को रोकना, निजी कानूनों में संशोधन, महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में, आर्थिक दशा में उनकी सुधार इत्यादि भारत में महिला आंदोलन अलग अलग दौर पर और उनके पड़ाव पर गुजर कर अपना अस्तित्व जमाए हुए रखने का अस्तित्व है। महात्मा ज्योतिराव फुले ने जब वो शिक्षित हुआ तो शिक्षित होने के बाद उसने भी समाज की दशा और दिशा को जाना, समझा और समझ करके अपना निर्णय के लिए बहुत ही चिंतनशील रहे। क्योंकि अगर किसी पुरुष होकर पढ़ा लेने से पुरुष अकेला ही पढ़ पाता और उस शिक्षा के भागीदारी अकेला बढ़ पाता, समाज में उनकी भागीदारी नहीं हो पाता। क्योंकि पुरुष जो है अपने आर्थिक अर्जन करने के लिए, आर्थिक स्थिति को अर्जन करने के लिए बाहर निकल पड़ते थे। बाल बच्चों की जो जवाबदारी है महिलाओं के ऊपर
छोड़ती जाती थी। तो अगर वो शिक्षित नहीं हो पाए थे तो वो जो है आज जिस तरह से समाज में स्थिति बनी हुई थी, बद से बदतर थी, तो आज इस तरह से अब थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ है। तो हम आज के विषय में माता सावित्रीबाई फुले, मतलब पहली शिक्षिका है, उनके बारे में हम जानकारी हासिल कर लेते हैं कि कैसे उनकी वो साथ क्या घटना घटी। तो माता सावित्रीबाई फुले केवल भारत की पहली महिला अध्यापिका थी और वो प्रधानाचार्य भी रही वो, और संपूर्ण समाज के लिए एक आदर्श, प्रेरणा स्रोत, प्रख्यात समाज सुधारक, जागरूक और एक प्रतिबद्ध कवित्री, विचारशील चिंतक, भारत के स्त्री आंदोलन में अगुवाई करने वाली पहली महिला थी। और सावित्रीबाई फुले ने हजारों साल से शिक्षा से वंचित कर दिए हुए शुद्ध अति शुद्र समाज और स्त्रियों के लिए बंद कर दिए दरवाजे को एक ही धक्के में लात मारकर खोल दिया। वह लात था शिक्षा। शिक्षा के बिना वो कुछ भी नहीं कर पाते थे। उस समय मनुस्मृति अर्थात कह सकते हैं कि पुणे में जो सनातनियों के जो कान के पर्दे फट गए, अर्थात कान खड़े हो गए, अचानक उनकी नींद जग गई। सावित्रीबाई फुले, ज्योतिराव फुले इस तरह से घातक और प्राण घातक उन पर प्रहार करने के लिए काम करने चालू कर दिए। तो शिक्षा की ज्योति बुझ न जाए, इसके लिए महात्मा ज्योतिराव फुले ने अपनी इसको आगे बढ़ाने का काम सावित्रीबाई फुले को आगे किया। जब वो शिक्षित करने का काम करने, पढ़ाने का काम करने लगे, तो उनके पिताजी को गोविंदराव फुले को भड़का कर इनके महात्मा ज्योतिराव फुले और माता सावित्रीबाई फुले को घर से बाहर कर देते हैं। फिर भी माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिराव फुले ने अपनी इस कार्य को जारी ही रखा। वह जो है सावित्रीबाई फुले इन सनातियों ने उसके ऊपर गोबर पत्थर फेंक कर उनका विरोध करते थे। उच्च जाति के गुंडों ने भद्दी भद्दी गालियां दे जाती थी, उन्हें जान से मारने के लिए धमकी दी जाती थी, और लड़कियों के लिए चलाए जा रहे स्कूल बंद कराने के लिए इसलिए करते थे कि लड़की जो है पढ़ लिख ना जाए, इसलिए ऐसा काम करते थे। ऐसा ही बदमाश रोज सावित्रीबाई फुले का पीछा करके उसको तंग करने का काम करते थे। उसने हद ही कर दिया था कि अचानक उसका रास्ता रोक कर खड़ा हो जाता था, फिर उसके बाद शारीरिक हमला भी करना चालू कर दिया था। तो सावित्रीबाई फुले ने बहादुरी के साथ उन बदमाशों का मुकाबला किया और निडरता से उन्हें 2-3 थप्पड़ भी मार दिए गए थे, और इस से वो शर्मसार होकर के भाग निकले। और तब फिर वो इसमें साहस हुई। सावित्रीबाई फुले ने उस समय उस दौर में अपना काम शुरुआत किया, जिसमें खास करके धार्मिक अंधविश्वास, रूढ़िवाद, अस्पृश्यता, दलित और स्त्रियों पर मानसिक और शारीरिक अत्याचार जो चरम सीमा पर थे, और खास करके महिलाओं का बाल विवाह, सती प्रथा, बेटियों के जन्मते ही मार देना, विधवा स्त्रियों के साथ तरह तरह के अमानुषिक व्यवहार करते थे। इन समाज में ब्राह्मणवाद और जातिवाद का बहुत बोलाबाला था। ऐसे समय में माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिराव फुले ने इस अन्यायी समाज और उनके अत्याचार के लिए खिलाफ खड़ा होकर सदियों से जो सड़ी गली जो परंपराएं थी और एक शिक्षा जो ठहर सी गई थी, जिस तरह से तालाब के पानी गंदे होने के बाद सड़ जाते हैं, उसमें ले जाकर के महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले ने इस महिलाओं के लिए काम किया था। तो इस तरह से वैसे समय तो बहुत कम है, क्योंकि वैसे ये सब्जेक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है।
क्योंकि और अगर हमें जानकारी और समय मिलेगा तो जी जी करेंगे। जी तो जी माता सावित्रीबाई फुले नारी स्मृता के लिए क्या क्या किया, और अगर उसको देख करके संविधान में आज भी हमारी माता बहनें सुरक्षित नजर नहीं आती है, उसका जी जी कारण है अशिक्षा। अशिक्षा, जब तक वो शिक्षित नहीं हो जाएंगे, और उसका शिक्षा का द्वार खोलने वाले उनके माता पिता ही होता है। और जब तक माता पिता में ये जानकारी नहीं होगा कि बेटा और बेटी में बराबर की हम दर्जा नहीं देंगे, अपनी संपत्ति में भागीदारी नहीं देंगे, तब तक हमारी माँ बहन की इज्जत हमेशा दांव पे लगा रहेगा और जी उसकी इज्जत हमेशा लुटती जाएगी। जिस तरह से अभी अब देखे हैं कि हमारी बहनें चाहे किसी भी समाज के हो, डॉक्टर होने के बावजूद भी, इंजीनियर होने के बावजूद भी उनके साथ घटनाएं घटती रहती है। और ये घटनाएं किसके ऊपर घटती है? जो सबसे ज्यादा कमजोर हो। और कमजोर कौन होता है? अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के। इन ब्राह्मण, बनिया, क्षत्रिय, इनके साथ कभी ये घटनाएं नहीं होती है। अगर घटनाएं एका दुक्का हो जाए तो आंदोलन इतनी बड़ी खड़ी हो जाती है कि उसको फांसी की सजा देने का काम हमारे लोगों को करते हैं। और आए दिन जी हमारी महिलाएं जो है इनसे बच नहीं पाते हैं। तो इनको सबसे बड़ी जानकारी हमें शिक्षा पे जोर देना है और समान अधिकार देना है। इतना कहकर मैं अपना वाणी विराम करता हूँ। वाहेगुरु जी। सतनाम। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र बंजारे साहब। क्यों है अब तक ये अबला, क्यों बनने देंगे, क्या बनने देंगे हम इसे सबला? कहाँ किधर है नारी सशक्तिकरण, कहाँ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का प्रण? तो आज की इस महत्वपूर्ण परिचर्चा पर हमारे साथ जुड़े मेहमानों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। रामनी पुरैना जी का, राजेंद्र बंजारे साहब का, डॉक्टर आर संवानी साहब का, डॉक्टर अनिल बतपरी का, क्योंकि आज के इस महत्वपूर्ण विषय पर हमारे जो वक्तागण है वो थोड़ा सा समय पर नहीं जुड़ पाया, जिसके कारण हमारे जो समय है वो समाप्त हो गया। अगली कड़ी में फिर हम आप लोगों से फिर से संपर्क करेंगे और महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। तब तक के लिए आज के इस विषय पर आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करने की अनुमति चाहता हूं। और इस कार्यक्रम के प्रायोजक मेघराज सिंह, कृपाल सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों से गुजारिश करता हूं कि ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले की महत्वपूर्ण योगदान पर जो कड़ी हमारी चर्चा चल रही है, इस पर आप अपनी राय और प्रतिक्रिया से हमें अवगत कराएं। आप सब लोगों का हम धन्यवाद करते हुए दोबारा मैं मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। शुक्रिया। सतनाम जोहार।